अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज एक बहुत सैड न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। कल रात को जब हम लोग वीडियो बना रहे थे लता मंगेशकर की तबीयत पर, तो वो वीडियो लेट एडिटिंग की वजह से आज सुबह हमें अपलोड करना पड़ा, लेकिन तब तक लता मंगेशकर इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने सोचा कि पहले मैं इस पे वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मेरी फेवरेट सिंगर इस दुनिया से गई हैं और मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया में एक तारीख़ रकम करके जाते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि फ़न और फ़नकार की कोई सरहद नहीं होती, वो बियॉन्ड होते हैं इस चीज़ से। सरहदें जो होती हैं वो तो सिर्फ़ आम लोगों के लिए होती हैं, लेकिन जो फ़नकार होते हैं वो सबका असासा होते हैं। लता मंगेशकर एक ऐसी प्योर सोल थीं कि जिनके बारे में थी का वर्ड बोलते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। लेकिन उनकी बायोग्राफी में कुछ ऐसी चीज़ें आज आपको बताना बहुत ज़रूरी है जो इस ग्रेट सोल के बारे में जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और साथ ही आज के वीडियो में मैं आपको उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो भी दिखाऊंगी। लता मंगेशकर की बायोग्राफी की अगर बात करें तो जो चीदा चीदा पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं वो ये हैं कि लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को भारत के अंदर इंदौर के एक शहर में पैदा हुई थी। और लता मंगेशकर जब पैदा हुई थी उस वक्त इंडिया पाकिस्तान अभी नहीं बना हुआ था, बल्कि ब्रिटिश राज था। लता मंगेशकर इंतहाई गरीब घर में पैदा हुई थी और बहुत स्ट्रगल के बाद उनके जो वालिद हैं, जिनका नाम दीनानाथ मंगेशकर है, वो भी एक संगीतकार थे। और वो अपनी गुज़र बसर कैसे करते थे, वो छोटे छोटे बच्चों को संगीत यानी कि फ़न सिखाकर, यानी कि गाना सिखाकर अपने घर का गुजारा किया करते थे। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनके वालिद संगीतकार होने के साथ साथ एक ज्योतिषी यानी कि हाथ देखने वाले भी थे। लता मंगेशकर का हाथ ही उन्होंने बचपन में देखा और वो बहुत परेशान हो गए थे। क्यों परेशान हो गए थे? उस वक्त जब उन्होंने लता मंगेशकर के हाथों की उलझनें देखी तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बेटी, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरेगी, तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होगी, तुम एक दिन बहुत कामयाब बनोगी, लेकिन उस दिन तुम्हें देखने वाला मैं नहीं रहूँगा। लता मंगेशकर बहुत छोटी थीं, उस वक्त उनको इस चीज़ की शायद सेंस नहीं थी। कहा यह जाता है कि दीनानाथ, उनके जो वालिद हैं, जब वो मुख्तलिफ बच्चों को गाना सिखाते थे तो वो ये समझते थे कि उनके घर के अंदर उनके अलावा कोई और सिंगर नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि एक दिन जब ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे उनके घर पे मौजूद थे और उनके वालिद वहाँ पर नहीं थे, और उस दौरान वो बच्चे संगीत के अंदर, गाने के अंदर जो गलतियाँ कर रहे थे, जो मिस्टेक्स कर रहे थे, लता मंगेशकर उस वक्त बहुत छोटी बच्ची थी, वो उन गलतियों को सुधार के, उनकी मिस्टेक्स को सही करके उनको गा गा के बता रही थी। और अचानक जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनको उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि उनके वालिद उनको देख रहे थे, और ना सिर्फ देख रहे थे बल्कि उसी दिन उनके वालिद पर ये राज खुला था कि उनकी बेटी कोई आम बच्ची नहीं है, बल्कि वो टैलेंट का एक भंडार है। वो सिंगर है जिससे वो बाहर तलाश कर रहे थे, लेकिन वो उनके अपने ही घर में है। ये उसी वक्त की बात है जब दीनानाथ ने अपनी बेटी का हाथ देखा तो अपनी बेटी को मुत्तला कर दिया था कि तुम एक दिन बहुत कामयाब बनोगी, लेकिन तुम्हारी कामयाबी देखने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा, तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि 1942 में लता मंगेशकर की जो स्ट्रगल है वो शुरू हो गई। बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। लता मंगेशकर अपने बहन भाइयों और अपने घर की रोटी रोज़ी पूरी करने के लिए सबसे पहले एक्टिंग में आई थी। बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद वो सिर्फ एक सिंगर थी, लेकिन नहीं, उन्होंने पहले एक्टिंग से स्टार्ट लिया। लेकिन एक्टिंग के बाद जब वो अपने घर आई तो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोईं। उस वक्त जब उनकी वालदा ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उनकी वालदा को उन्होंने ये कहा कि एक्टिंग करना बहुत आर्टिफिशियलिटी है, मैं जेन्युइन रहना चाहती हूँ, मैं इस आर्टिफिशियलिटी से बाहर निकलकर गाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ सिंगर बनना चाहती हूँ। और यही वो दिन था जिस दिन लता ने खुद को पहचान लिया था कि वो एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि बतौर सिंगर अपना नाम बनाना चाहती हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अब उनको ब्रेक कौन देता? स्टूडेंट्स को तो वो सिखा सकती थी, स्टेज पे अपने वालिद के साथ वो परफॉर्म करती रही थी, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनको नाम देने वाला कोई भी नहीं था। लता मंगेशकर को एक बड़ा नाम बनाने में
एक मुसलमान संगीतकार का बहुत बड़ा हाथ था और वो थे मास्टर ग़ुलाम हैदर। मास्टर ग़ुलाम हैदर ने सबसे पहले लता को बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुतारिफ़ करने का बेड़ा उठाया था। लेकिन उस वक्त जब मास्टर ग़ुलाम हैदर हर शख्स को ये कहा करते थे, हर म्यूज़िक डायरेक्टर को ये कहा करते थे कि आप लता को कास्ट कर लें, उस वक्त तमाम लोग लता की आवाज़ पर हंसा करते थे। ये चीज़ हमें सिखाती है कि हर इंसान जब इस दुनिया में अपना नाम बनाने लगता है तो उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। उस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री जो थी, उस वक्त तमाम लोगों का ये कहना था कि जो लता मंगेशकर हैं उनकी आवाज़ हद से ज़्यादा पतली है। उस दौर में जितनी भी सिंगर्स गाया करती थी वो नेज़ल गाया करती थी, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज़ बड़ी नाजुक और पतली सी आवाज़ थी। उस वक्त मास्टर ग़ुलाम हैदर ने तमाम लोगों को ये चैलेंज किया था कि आज जिस लता को आप लोग रिजेक्ट कर रहे हो, एक दिन आएगा जब आप तमाम लोग लता के साथ काम करने के लिए ख्वाब देखा करोगे। और फिर वही हकीकत बनी। 1942 से स्ट्रगल का आगाज़ तो हो चुका था, लेकिन उसके कुछ ही अरसे के बाद लता ने मराठी फ़िल्मों में गाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद 1948 में जाकर लता मंगेशकर का नाम ऐसा बनना शुरू हुआ कि फिर उसके बाद लता मंगेशकर ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लता मंगेशकर की शादी कभी भी नहीं हो सकी। 60 की दिहाई में, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी में, लता मंगेशकर तब तक अपनी फैमिली, अपनी बहन भाइयों के बच्चों के लिए और अपने भतीजे भतीजियों के लिए, सब लोगों के लिए स्ट्रगल करती रहीं। जो कमाती रहीं उन्हीं को देती रहीं। एक वाक़या मशहूर है कि लता मंगेशकर उस ज़माने में बैंक्स तो हुआ नहीं करते थे शायद, या अगर होते भी थे तो लता मंगेशकर को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो अपनी तमाम जमा पूंजी एक शख्स के पास जमा करवाती रही थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद उस शख्स की भी मौत हो गई थी और उसके बाद लता मंगेशकर फिर से ज़ीरो हो गई थी, यानी उनके पास कोई पैसा भी नहीं रहा था। लता मंगेशकर अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा ज़मीन पर गिरी, मगर सीढ़ी ब सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो कभी भी हमेशा के लिए नहीं गिरी। लोगों ने उनको गिराने की बहुत कोशिश की। 60 की दिहाई तक लता मंगेशकर एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी, लेकिन उस वक्त उनके जलने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पूरी दुनिया से उनको मोहब्बत मिल रही थी, लेकिन जो जेलसी होती है, कहते हैं कि इसका कोई भी हल नहीं होता है। ऐसी सूरत हाल में 60 की दिहाई में लता मंगेशकर इस कदर बीमार हो गई कि जब उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया तो उस वक्त उन पर जब ये उकदा खुला तो उनकी हैरत की कोई इंतहा ना रही। जब उस वक्त डॉक्टर ने उनको ये बताया कि आपकी हालत की ज़िम्मेदारी जो है वो किसी आपके ऐसे फैमिली मेम्बर पे जाती है जो कि आपको स्लो पॉइजनिंग कर रहा है, मतलब कि आपको धीमा जहर दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में आप मर भी सकती हैं। और उस वक्त लता मंगेशकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत रोई थी वो फूट फूट कर, क्योंकि उनका ये कहना था कि उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली के लिए कमाया, अपने लोगों के लिए कमाया, और वही लोग उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे और इर्द गिर्द से लोग जो है उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। ऐसी सूरत हाल में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि लता मंगेशकर का अपना ही कुक था जो उनको स्लो पॉइजनिंग दे रहा था, जो उनको जहर दे रहा था। लेकिन वो कुक जो है वो भागने में कामयाब साबित हुआ और वो कभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। अगर वो पकड़ा जाता तो यकीनन पता चल जाता कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। लता मंगेशकर फिर भी काम करती रहीं। लता मंगेशकर फिर भी काम करती रहीं, अपनी आवाज़ से सुरों का जादू जगाती रहीं। लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये बताया था कि वो मलिका तरन्नुम नूर जहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थीं। वो उनके गाने सुना करती थी और उनसे बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी था। कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं है जो लता मंगेशकर को ना मिला हो। फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर भारत रत्न तक और कई 100 उनको अवार्ड्स मिल चुके थे। और अगर हम बात करें तो उन्होंने बड़े बड़े संगीतकारों के साथ गाने गाए थे, उनकी कॉम्पोजिशंस के ऊपर अपने सुरों का जादू जगाया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नौशाद की, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ आर.डी. बर्मन की, बात कर रही हूँ ए.आर. रहमान की, और मैं बात कर रही हूँ मदन मोहन की, और बहुत सारे। आप सब लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर का जो संगीत है आज भी अगर हम सुने तो आज उनकी बॉडी तो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उनकी वो रूहानी आवाज़ हमेशा हमेशा अपना जादू जगाती रहेगी। वो आवाज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उस आवाज़ को, उस टैलेंट को कभी जहर नहीं दिया जा सकता। लता मंगेशकर शादीशुदा नहीं थी। लता मंगेशकर अपनी तमाम जायदाद अपने बहन भाइयों, उनके बच्चों और कुछ ट्रस्ट के लोगों और कुछ गरीबों में बांटकर हमेशा हमेशा के लिए वो सारा बोझ खाली करके इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बायोग्राफ़ी आपको पसंद आई होगी और लता मंगेशकर की जो आखिरी रसूमात हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। और हम यही कह सकते हैं कि मे हर सोल रेस्ट इन पीस। और बस इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।
The sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8 o'clock 12 minutes has died. शिवाजी पार्क बोलतो बैरिकेड हॅलो तू किती प्रयत्न कर अनुपम खेर सर 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 शिंदे सर शिंदे कोऑपरेट करा सचिन गाड़ी करे गाड़ी करो पुढे येणार कशा जातो एवढा पुढे येणार ना पुढे थोडं मागे अरे यार ही भरली ना की पाठवून दे लगेच ही पण भर त्याला नंबर पाठवला वॉकिंग बंद करो मैडम हाँ हाँ
आदित्य ठाकरेला आदित्य ठाकरे घरी आदित्य ठाकरे घरी घरी घरी